कि विपक्ष एक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। मुंबई में ये मीटिंग हुई थी, तीसरी मीटिंग, पहले पटना में, उसके बाद बेंगलुरु में, उसके बाद मुंबई में। मुंबई से ही हमारे साथी धनंजय जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आप ऐसी जगह पे जुड़े हुए हैं, उस राज्य पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, उसके बाद फिर 48 सीटें, सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में जो गतिविधियां चल रही हैं, क्या लगता है आपको वहां से इंडिया गठबंधन की मजबूती, क्योंकि वहां दो बड़ी पार्टियां हैं, एक एनसीपी, और एनसीपी में हालांकि दो फाड़ है और शिवसेना में भी दो फाड़ है, इसके बाद भी मजबूती का आलम कैसा आपको दिखाई देता है? जरा ये जरूरी इसलिए भी क्योंकि अब बहुत नजदीक है जब हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात करने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि वहां से बहुत कुछ निकल के आने वाला है। जरा आपसे समझो, क्या कुछ आपके पास है? अनम्यूट कर लीजिए। संजय, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों लगातार एक बयान उनका ऐसा नहीं दिखेंगे जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाता। तमाम बयान ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने वाले रहे और लगा कि इंडिया गठबंधन एक है। महाराष्ट्र से कम आप देखेंगे तो आपको कोई विरोध का स्वर नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है किसी के पास। और शिवसेना जिस तरह से खड़ी है इंडिया गठबंधन के साथ, अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि वो बीजेपी की पार्टनर रही और बीजेपी ने उसी का कंधा पकड़ करके आज वहां जगह बनाई है महाराष्ट्र में। आपको अगर याद हो, थोड़ा पीछे ले चलूं तो प्रमोद महाजन हमेशा बाला साहब ठाकरे के कहे के अनुसार चलते थे, उन्हीं के अनुसार सारी चीजें तय होती थी महाराष्ट्र में। और आपको एक याद दिला दूं, जानकारी तो आपको है ही, आप सबको दर्शकों को भी जानकारी है, मैं भी बोल चुका हूं कि जब राजधर्म की बात की थी वाजपेयी जी ने और कहा था कि इनको हटाइए, तो आडवाणी जी ने साथ लिया था बाला साहब ठाकरे का और कहा था कि आप ही बोलिए तब वाजपेयी जी मानेंगे। और नरेंद्र मोदी नहीं हटे, उसमें बाला साहब ठाकरे का बड़ा योगदान था। लेकिन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, किसके प्रति वफादारी निभाई? अभी वो वफादार ढूंढते रहते हैं कि उनके प्रति वफादारी निभाए। खैर, तो यहाँ पे शिवसेना अभी भी कमजोर नहीं है। ठीक है कि उसको दो भाग में बांट दिया, लेकिन जो बाला साहब, देखिए जिस तरह की पार्टी रही शिवसेना, उसमें बाला साहब ठाकरे ही एक हीरो थे। उन्हीं के नाम पे पार्टी चल रही थी, उन्हीं के विचारधारा पे पार्टी थी, तो विचारधारा अभी भी इनके साथ है। अब एनसीपी की बात करते रहे तो एनसीपी ने देखिए वो जो राग छेड़ा है ना, दो राग है। एक तो है जाति सर्वेक्षण का राग, ये अजीत पवार ने भी कहा कि जाति सर्वेक्षण होना चाहिए, जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी है। दूसरी बात आप गौर कीजिए, छगन भुजबल जी लगातार जो है ओबीसी की सभाओं को लीड कर रहे हैं। और मराठा आंदोलन जो चल रहा है वो अलग है। अभी प्याज, जो कांदा जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में, उन किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके लिए खुद शरद पवार उस पर लगे हुए और कह रहे हैं कि आपको ये करना होगा, किसानों को उनका हक देना होगा। तो महाराष्ट्र में जो तमाम लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन की, वो बीजेपी के खिलाफ जा रही। अब कितने सीटें आएंगी, क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो ईवीएम भी बहुत बड़ा कारण बन गया है। देश में हम लोग भले ना बोले, लेकिन आम आदमी, आपके दर्शक लगातार कह रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल खड़ा कीजिए, ईवीएम पे सवाल खड़ा कीजिए। तो ईवीएम बड़ी चिंता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी अगर ईवीएम अगर चिंता न बने तो बीजेपी की मुश्किल है। इतनी सीटें कब्जा कर लेने के बाद भी, इतने विधायकों को साथ लेने के बाद भी वो अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सके, तो ये क्या चिंता की बात नहीं है? क्या ये उनकी कमजोरी को साबित नहीं करता है? ये अपने आप में सवाल है। और मुझे लगता है कि अभी जब इंडिया गठबंधन फॉर्म में आएगा, जो भी 19 तारीख की मीटिंग होनी है, 19 तारीख की मीटिंग के बाद फिर एक बार मोमेंटम बनेगा। और मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जा रही हैं और भारत जोड़ो यात्रा टाइप यात्रा शुरू कर रही हैं, तो मोमेंटम को गति मिलेगी। उसके अलावा नीतीश कुमार जो अभी 24 दिसंबर को करने वाले थे, बनारस में सम्मेलन रैली करने वाले थे, उसको अनुमति नहीं दी गई। लेकिन आप कब तक रोकोगे, कहाँ कहाँ रोकोगे? जहां जहां रोकोगे आप, वहां वहां इस तरह की स्थिति आएगी। क्योंकि ये जो प्रेशर कुकर है ना, वो सीटी पे चलती है और बॉल्ब पे चलता है। बॉल्ब और सिटी जो है, यही धरना प्रदर्शन रैली जुलूस है। इसको अगर बंद करोगे हर जगह,
तो आप पे आफत आएगी। और फिर जो है फिर कोई सुरक्षा चक्र नहीं होता है, मृत्यु के लिए कोई सुरक्षा चक्र नहीं है। एक आख्यान मैं फिर से दोहरा दूं कि वो आख्यान है परीक्षित का, जो अभिमन्यु का बेटा था परीक्षित, राजा परीक्षित। उनको तक्षक ने कहा था कि मैं काटूंगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा महल बनाया जिसमें छिद्र भी ना हो, लेकिन फूल में वो घुस करके चला गया कीट बन करके, और फाइनली उनकी मृत्यु हुई। तो अगर ये चूंकि ये तो धर्म भीरू लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, भगवान में बिलीव करने वाले लोग हैं, तो इतनी सुरक्षा के लिए क्यों चिंतित हैं, क्यों इतना सुरक्षा तंत्र लेकर चल रहे हैं। और ये बात बिल्कुल प्रेम कुमार जी ने सही कही, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये 2024 के चुनाव में ये समझिए, ये रंगीन पटाखा नहीं है, ये बड़ा बम है। इसको अगर बीजेपी नहीं समझ पाती है तो ये बम फटेगा और 2024 में इनकी सत्ता बिखर जाएगी, इनकी सत्ता कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये आक्रोश है, और इस आक्रोश को समझिए। आप उन लड़कों को फांसी पे लटका दीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन आप भगत सिंह की तारीफ करते हो, आप कहते हो भगत सिंह को गांधी ने बचाया नहीं, भगत सिंह होते तो आज़ादी मिल जाती पहले। फिर आप जो आधुनिक भगत सिंह है, जो बात की दीपक भाई ने रंग दे बसंती फिल्म का, दीपक भाई रंग दे बसंती फिल्म जो लिखी कमलेश पांडे जी, वो हमारे मित्र हैं, सीनियर हैं, हम लोग लंबे समय तक साथ काम किया। उन्होंने कहानी सुनाई थी कि वो कहानी कैसे लिखी। वो एयरपोर्ट पे आए थे और जॉर्ज फर्नांडिस उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनकी फ्लाइट देर कर दी गई चूंकि रक्षा मंत्री आ रहे थे, तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या तंत्र है। और उसके बाद उन्होंने कहानी लिखी जिसपे रंग दे बसंती फिल्म बनी, और उस फिल्म को देखिए आज साकार हो गई फिल्म। तो आप राजा बाबू जो बने फिर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि आप जो एक फिल्म दिखा रहे हो और एक फिल्म जो जनता दिखा रही है, तो जनता की फिल्म देखिए, क्योंकि जनता से आप बने हो। सेंगोल लाने से 25 जो है मंच पे खड़े कर देते हो आप, जो है साधु को, और आप उनके आशीर्वाद लेते हो। सामने जनता जो भीड़ में बनी है, जिसने आपको बनाया है, चाय वाले बेचने से प्रधानमंत्री बनाया, उसकी कब खबर करोगे। तो ये जो जनता है, ये कोई आतंकवादी नहीं है प्रेम भाई, ये कोई आतंकवादी नहीं, ये इस देश के युवाओं का गुस्सा है, और ये बतला रहा कि अगर आप नहीं चेतोगे तो हम किसी भी हद तक जाएंगे। और जिसने कफन बांध लिया हो ना, रंग दे बसंती मेरा, रंग दे बसंती चोला जो गीत था, जिसने कफन बांध लिया है वो आपसे डरेगा नहीं। मृत्यु तो सबकी आएगी, आप डरो, क्योंकि आप न भगवान को मानते हो न इंसान को मानते हो, आप केवल स्वयं को मानते हो। हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा नहीं हो आप। ब्रह्मा होते तो सिक्योरिटी में नहीं चलते, ब्रह्मा होते तो कहते कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो विधि के हाथ सुपुर्द करो फिर देखो। तो ये मुझे लगता है कि 2024 में कुछ अलग दिखेगा। अभी बहुत समय बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये 14-15 सांसदों को निलंबित कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। अब जो आवाज़ चली है, तो राहुल गांधी ने जो शुरुआत की थी वो रुकने वाली नहीं है। वो जो नारा उनका है ना, डरो मत, तो डरने वाली अब देश की जनता नहीं है। और जिसने अंग्रेजों को भगा दिया वो आपसे क्या डरेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिसने अंग्रेजों को भगा दिया वो आपसे क्या डरेगा। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ